नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें आपको बताएंगे देश दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। देश दुनिया की वो कौन सी खबरें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आज देश लाइव में क्या कुछ है खास। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात हो रही है। बरसात की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। देश लाइव में आज इस पर भी बारीकी से करेंगे विश्लेषण, बताएंगे कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन रही हैं, कौन बनेगा कांग्रेस का बॉस। कांग्रेस अध्यक्छ को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। देश लाइव में आपको बताएंगे कि आखिर कौन बन रहा है कांग्रेस का बॉस। कल एनआईए के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की थी पीएफआई के ठिकानों पर। आज पीएफआई का बवाल देश भर में देखने को मिल रहा है। कहां कितनी हिंसा हुई है उसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। दुर्गा पूजा से पहले मंत्रियों को ममता बनर्जी ने क्या चेतावनी दी है। कल जब पंडाल का उद्घाटन करने ममता बनर्जी पहुंची थी तो उन्होंने मंत्रियों को चेतावनी साफ तौर पर दे दी है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम होता जा रहा है, ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। क्या कुछ वजहें हैं उन पर भी नजर डालेंगे और आखिर में बताएंगे कि हिजाब के विरोध में ईरान क्यों चल रहा है। हिंसक प्रदर्शन किस तरह से उग्र रूप और भी धारण करता हुआ नजर आ रहा है। शहर शहर किस तरह के हालात हैं उस पर भी बारीकी से विश्लेषण करेंगे। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे और बारीकी से इन खबरों का विश्लेषण भी करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात की। दिल्ली एनसीआर में बरसात हो रही है और यह बरसात आसमान से आफत बनकर बरस रही है। लोगों का घरों से निकलना बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है और सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन 5 तस्वीरों में आप दिल्ली एनसीआर के इलाकों का हालात किस तरह के वहां पर हैं, किस तरह का आलम वहां पर नजर आ रहा है वो देख सकते हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें देख सकते हैं आप, सड़कें पानी पानी नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह से सड़क है या फिर कोई तालाब है, आपको देखकर यकीन करना मुश्किल होगा। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप गाजियाबाद की देख सकते हैं, किस तरह से हाईवे पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो चुका है और ये तस्वीरें पूरी कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। तीसरी तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली में भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। चौथी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां एक पेड़ भी आपको गिरा हुआ नजर आ रहा होगा। इसके अलावा जो बरसात है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है और नोएडा में भी एक बार फिर से प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, क्योंकि सड़कें यहां पर भी जलमग्न नजर आ रही हैं। फुल स्क्रीन आपको एक एक करके अब तस्वीरें दिखाते हैं। आप फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर गुरुग्राम की है। देखिए ट्रक किस तरह से बीच पानी में फंसा हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह का जो आलम है वो हर जगह नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के हर शहर में नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरह से बाइक सवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह की तस्वीरें फरीदाबाद से भी सामने आ रही हैं, जहां पर भी झमाझम बरसात हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में आसमान से आफत बरस रही है। विदाई से पहले मॉनसून का ऐसा मिजाज लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। दिल्ली और दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी पिछले कई घंटों से आफत की बारिश जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे भी पानी पानी हो गया है। गाड़ियां जगह जगह फंसी हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अमूमन इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आलम यह है कि गुरुग्राम के प्रशासन ने निजी संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है, तो नोएडा में स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। दिल्ली में बारिश के चलते मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश को लेकर लोगों को सचेत भी किया गया है। दिल्ली में विजिबिलिटी कम हो सकती है, ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है और कच्ची सड़कों और कमजोर निर्माण को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर से मॉनसून की वापसी से ठीक पहले हुई यह बारिश कई फायदे लेकर के भी पहुंची है। इससे एक और हवा भी साफ रहेगी तो तापमान भी कंट्रोल में रहेगा। आईएमडी की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अब भले ही कुछ मायनों में दिल्ली एनसीआर के लिए यह बारिश बेहद मददगार साबित हो रही हो, लेकिन बारिश के कारण
जलजमाव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सड़कें जिस तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं, उसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्लास 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन आखिर मॉनसून की विदाई के वक्त इस बारिश के पीछे की वजह क्या है, यहां यह समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल ये बारिश क्यों हो रही है वो आपको समझा देते हैं। दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर यह बारिश क्यों हो रही है। दरअसल दिल्ली एनसीआर और जो उसके आसपास के इलाके हैं, वहां पर भारी बारिश की वजह दो अलग अलग वेदर सिस्टम है। पहला एक लो प्रेशर एरिया का बनना है, जिसमें चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी एमपी या दक्षिण पश्चिमी यूपी के निचले स्तर पर मौजूद है और पूर्व से पश्चिमी यूपी, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रहा है। वहीं दूसरा कारण एक पश्चिमी विक्षोभ के सिस्टम का बनना है, जो कम दबाव के क्षेत्र को पश्चिम की ओर बढ़ने से रोक रहा है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश के बाद सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से दिवाली का सीजन जब नजदीक रहता है, उस वक्त दिल्ली में वायु गुणवत्ता को लेकर के कई तरह के सवाल उठते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बेहद खराब श्रेणी में बना रहता है और इसी वजह से पटाखों पर बैन और तमाम तरह के जो ग्रैप सिस्टम है वो भी सरकार लागू करती है। लेकिन अब जब बारिश हुई है तो उसके बाद मौसम कितना साफ हो पाएगा, हवा कितनी साफ हो पाएगी, तापमान में कितना बदलाव देखने को मिलेगा, उस लिहाज से अगर देखें तो यह बारिश एक और लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो सुकून देने वाली भी नजर आ रही है। लेकिन तस्वीरें प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर के सवाल जरूर खड़े कर रही हैं, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें अगर शहर शहर से सामने आएंगी, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के शहरों से सामने आएंगी, जहां पर देश के तमाम हिस्सों से लोग पहुंचते हैं, नौकरी पेशे से जुड़े लोग यहां पर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए पहुंचते हैं और जब रोजगार मिलता है उसके बाद नौकरी के लिए सुबह जाना होता है, दफ्तर के लिए निकलना होता है और जब इस तरह से सड़कें जलमग्न नजर आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतों का अंबार सामने लगा होता है। लिहाजा गुरुग्राम प्रशासन अगर वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह की ट्रैफिक की व्यवस्था रहती होगी। और अगर इन सड़कों का रखरखाव, मेंटेनेंस सही समय पर होता रहता तो शायद इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती। साथ ही साथ पानी निकासी को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं, नगर निगम या फिर नगर पालिका प्रशासन जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन यहां पर बखूबी करना होता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें तैयारियों को लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि जब भी मॉनसून सीजन शुरू होता है उससे पहले इसको लेकर के तैयारियां की जाती हैं। अब मॉनसून सीजन की विदाई का वक्त आ चुका है, लेकिन तैयारियां पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। इस तस्वीर जो इससे पहले आपने ठीक देखी होगी, किस तरह से स्कूली बस पानी से संघर्ष करती हुई जाती हुई आपको नजर आ रही होगी। 5 तस्वीरों में हर मंजर आपको खुद ब खुद देखने को मिल रहा है, जो प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर कांग्रेस का बॉस कौन बनेगा, यह सवाल हर किसी के मन में है। अब इतना तो साफ हो चुका है कि गांधी परिवार से कांग्रेस का अध्यक्ष बनने नहीं जा रहा है। गहलोत ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे और इस बार गांधी परिवार से कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मी के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि मैं इस चुनाव के लिए नामांकन करूंगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। केरल में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से कई बार बात करने की कोशिश की कि उन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया है और कहा है कि इस बार कोई गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो घमासान अब नजर आ रहा है, क्योंकि कई चेहरे अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। शशि थरूर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, मनीष तिवारी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने भी अब कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर के तैयारियां तेज कर दी हैं। अब नामांकन जो है वो कल से शुरू हो जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि नामांकन कौन कौन से नेता करवाते हैं, क्योंकि अगर गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस में एक पद
एक व्यक्ति का फॉर्मूला जो है उसकी वजह से उन्हें राजस्थान के सीएम की कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वो राजस्थान के सीएम की कुर्सी को छोड़ते हैं तो राजस्थान का सीएम कौन बनेगा? क्या राजस्थान में कांग्रेस में बगावत देखने को मिलेगी? दूसरी ओर अगर शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये मजबूती का संकेत हो सकता है। तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं मनीष तिवारी अगर बनते हैं तो उसके फायदे कौन से होंगे, इस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह भी जिस तरह से मोर्चा संभाल रहे हैं, जिस तरह से दावा कर रहे हैं, तो गहमा गहमी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा उसके लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी, चुनौतियों का अंबार होगा, क्योंकि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव, तो राह आसान बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल सबसे बड़ी यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अब जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी का विकल्प तलाशती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी विपक्षी एकजुटता चाहती हैं लेकिन कांग्रेस से गठबंधन नहीं चाहती हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है, संगठन को मजबूत करना है। लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर के अगर ज्यादा नाम सामने आते हैं, कोई एक अध्यक्ष बनता है, तो क्या उसके बाद टूट देखने को मिल सकती है या फिर कुछ राज्यों में भी टूट देखने को मिल सकती है? इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। और राहुल गांधी का अध्यक्ष बनने से इनकार करना, इसके मायने क्या हैं? क्या बतौर पीएम प्रत्याशी राहुल गांधी खड़े होंगे और वो चाहते हैं कि उनका फोकस पूरी तरह से उस पर रहे, इसलिए वो अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं? और अगर वो अध्यक्ष बनते तो क्या वो उसके साथ में पीएम पद की दावेदारी पेश नहीं कर सकते थे? सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब वक्त के साथ मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर अध्यक्ष जो कोई भी बनेगा, हालांकि अभी गहमा गहमी बहुत तेज नजर आ रही है, गांधी परिवार से नहीं बनेगा इतना तो स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अध्यक्ष जो कोई भी बनेगा वो उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष का पद कहीं ना कहीं किसी कांटों के ताज से कम नहीं होने वाला है। अब इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे कौन आता है? क्योंकि ज्यादातर जो संभावनाएं हैं वो अशोक गहलोत की जरूर लग रही हैं, क्योंकि गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, ओबीसी वर्ग में अच्छी पकड़ उनकी है, राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके अलावा लगातार संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, राजनीति के जादूगर माने जाते हैं। तो संभावनाएं कई तरह की जरूर बनती हुई नजर आ रही हैं। अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन आखिर जिम्मेदारी किसको मिलती है और वो उस जिम्मेदारी पर क्या खरा उतर पाएगा, यह भी सवाल बड़ा है। और एक सवाल जो अब कहीं ना कहीं जरूर सियासी गलियारों में उठेगा कि क्या राहुल गांधी जिस तरह से 2019 में उन्हें हार का बतौर अध्यक्ष रहते हुए हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से किनारा कर लिया था, तो क्या एक बार फिर से हार के डर से तो राहुल गांधी इस तरह का कदम नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि उस वक्त छोड़ दिया था। अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है कांग्रेस पार्टी के, इतना कांग्रेस पार्टी को समझना होगा, क्या अगर 2024 में हारते हैं उसके बाद उसी तरह की स्थिति पैदा ना हो, तो कई तरह के समीकरण जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं, राज्यों के समीकरण बिगड़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब बात पीएफआई के बवाल की भी कर लेते हैं। दरअसल कल एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की, कई पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद अब आज पीएफआई का बवाल देश भर में देखने को मिल रहा है। पीएफआई ने केरल में बंद का आह्वान किया था, तो कल पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा और आज पीएफआई का बवाल शुरू हो गया है। दरअसल पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी और पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में संगठन ने केरल बंद किया है। इस दौरान केरल के कई शहरों में तोड़फोड़ और बवाल देखने को मिल रहा है, तो तमिलनाडु के कोयंबटूर में बीजेपी ऑफिस में भी तोड़फोड़ हुई है। गुरुवार देर रात बीजेपी ऑफिस पर ज्वलनशील पदार्थ से भरी बोतल फेंक दी गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ता नंद कुमार ने बताया कि बीजेपी ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंका गया और जब ये पेट्रोल बम फेंका गया था उसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हो गए थे, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पर जमकर प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी और ये जो पूरी घटना थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसके अलावा
कोटायम में बंद का समर्थन करने वाले लोगों ने ऑटो रिक्शा और कार पर पत्थर बरसाए और क्षतिग्रस्त कर दिया। अल्वा के पास कंपनी पाड़ी में गुस्साए लोगों ने केरल राज्य परिवहन निगम की बस में तोड़फोड़ की। पीएफआई के केरल बंद को लेकर राज्य पुलिस ने भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। जिला पुलिस प्रमुखों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं और पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकारी बस सेवा KSRTC ने कहा है कि बसों का संचालन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो अस्पतालों, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने के लिए विशेष सेवा भी संचालित की जाएगी। ज्यादा जरूरत पड़ने पर पुलिस सुरक्षा की भी मांग की जाएगी। वहीं बीजेपी की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि पीएफआई की ओर से पहले भी बुलाई गई सभी हड़तालों के दौरान उपद्रव और हिंसा की गई थी। राज्य सरकार को लोगों के जीवन और संपत्ति की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पीएफआई बाहुबल के जरिए आतंकवाद के मामलों से बचने की कोशिश कर रहा है। व्यर्थ की हड़ताल के खिलाफ केरल हाईकोर्ट के कड़े रुख के बावजूद राज्य में वामपंथी सरकार वोट बैंक के खातिर पीएफआई के प्रति नरम रुख अपना रही है। आपको बता दें कि एनआईए ने गुरुवार को पीएफआई पर कई राज्यों में छापा मारा। केरल में 39, तमिलनाडु में 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 7, तेलंगाना में 1, यूपी में 2, राजस्थान में 4, दिल्ली में 2, असम में 1, मध्य प्रदेश में भी 1, महाराष्ट्र में 4, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार में 1-1 और मणिपुर में भी एक जगह पर छापा मारा गया था। जानकारी के मुताबिक एनआईए के करीब 300 अधिकारी तलाशी अभियान में शामिल रहे। एनआईए के डीजी ने ऑपरेशन की निगरानी की। 2010-11 से पहले पीएफआई के मामले में कुल 46 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था और पीएफआई के खिलाफ मामलों में 355 आरोपियों पर पहले ही आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। केरल में पीएफआई के सबसे ज्यादा 22 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। इनमें संगठन के अध्यक्ष OMA सलाम भी शामिल थे। और अब जिस तरह से प्रदर्शन केरल के अलावा तमिलनाडु में भी पीएफआई का देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएफआई पर शिकंजा और भी ज्यादा कब कसेगा और पीएफआई पर बैन कब लगेगा। बुलेटिन में अब बात पश्चिम बंगाल की भी कर लेते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं, लिहाजा पंडालों के उद्घाटन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों को चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी सीएम ममता बनर्जी दुर्गा पूजा को लेकर एक्टिव नजर आ रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा का पंडाल का उद्घाटन किया। श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में ममता बनर्जी चंडीपाठ करती भी नजर आई। वहीं दुर्गा पूजा उत्सव से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों और स्थानीय नेताओं को सड़कों को ब्लॉक न करने की चेतावनी दी। सीएम बनर्जी ने श्रीभूमि में पंडाल का उद्घाटन करते हुए बंगाल के मंत्री सुजीत बोस से यह बात कही। ममता बनर्जी के इस बयान के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल सुजीत बोस बंगाल की विधाननगर से विधायक हैं। पिछले साल विधाननगर के इसी दुर्गा पूजा पंडाल को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की तर्ज पर बनाया गया था। दुबई की गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा की थीम पर डिजाइन किए गए कोलकाता के श्रीभूमि पूजा पंडाल को बाद में बंद कर दिया गया था, क्योंकि कुछ पायलटों ने लेजर शो के कारण ध्यान भंग होने की शिकायत की थी। इस पंडाल को देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ आ रही थी कि रेलवे तक को कुछ ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सुजीत से अनुरोध करूंगी कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि सड़कें ब्लॉक ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भीड़ रोड ब्लॉक कर दे और लोग अपनी फ्लाइट पकड़ने से चूक जाएं या लोगों को सड़क पार करने में दिक्कत हो। गौरव शर्मा यहां के नए आयुक्त हैं। गौरव, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तुरंत मुझे बताएं और मैं जो कुछ भी आवश्यक होगा वो करूंगी। उन्होंने कहा कि लाखों लोग इस पूजा को देखने के लिए यहां आते हैं, इसलिए जब आप एक मंत्री हैं तो आपको आम लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन बेहद ईमानदारी से करना होगा। दुर्गा पूजा के दौरान बहुत अपडेट में रहती हूं। जब लोग सड़कों पर घूमते हैं तो मैं उनकी चौकीदार बन जाती हूं।
चलिए अब बात यूपी की भी कर लेते हैं। यूपी में आसमानी आफत का सितम देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनती हुई भी नजर आ रही है। सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, व्यवस्थाएं समुचित करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जो गांव वहां पर फंसे हुए हैं, वहां से लोगों को बाहर निकालने के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ज्यादातर जगहों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है और ऐसे में लोगों तक राहत सामग्री पहुंच सके, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और अब खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से यूपी में नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। गंगा, यमुना समेत सरयू नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लिहाजा किसी भी तरह का नुकसान ना हो, जानमाल का ज्यादा नुकसान ना हो, इसको लेकर के राहत बचाव का काम जरूर शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ सभी जिलों के डीएम भी पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह राहत बचाव के काम में किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर लापरवाही बरती गई तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बुलेटिन में अब बात भारतीय रुपये की भी कर लेते हैं। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दूसरे दिन रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। तो डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम होता नजर आ रहा है। लगातार दूसरे दिन रुपये में गिरावट देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया है। शुक्रवार को 41 पैसों की गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले रुपया 81 रुपए 20 पैसे पर पहुंच गया। रुपये में गिरावट के पीछे यूएस ट्रेजरी यील्ड्स के कई साल के हाई पर पहुंचने और इंपोर्टर्स के डॉलर की ऊंची डिमांड को वजह बताया जा रहा है। बता दें कि गुरुवार को फरवरी के बाद रुपये में सबसे बड़ी सिंगल सेशन परसेंटेज गिरावट आई थी। डॉलर के मुकाबले गुरुवार को रुपये में 99 पैसे की गिरावट आई थी। ट्रेडर्स की माने तो आरबीआई आक्रामक तरीके से दखल नहीं दे रहा है और यूएस फेडरल रिजर्व के रेट आउटलुक की वजह से रुपये में गिरावट देखने को मिली है। 10 साल की अवधि वाले यूएस ट्रेजरी यील्ड में 3.70% और 2 साल वाले ट्रेजरी यील्ड में 4.16% का उछाल आया है। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को 80 रुपए 86 पैसे के रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ था। वहीं बुधवार को रुपया 79 रुपए 97 पैसे के स्तर पर था। डॉलर इंडेक्स शुक्रवार को 111.35 के स्तर पर लगभग फ्लैट रहा। ये 2 दशक के अपने हाई 111.81 के करीब रहा। सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स ने एक नोट में कहा है कि शॉर्ट टर्म में रुपया नए लो को टेस्ट कर सकता है और आने वाले वक्त में रुपया 81.80 से 82 रुपए तक जा सकता है। बुलेटिन के आखिर में बात ईरान की भी कर लेते हैं। दरअसल ईरान में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और यह हिंसक प्रदर्शन हिजाब के खिलाफ देखने को मिल रहा है। महिलाएं अपने बाल काट रही हैं, हिजाब जला रही हैं और प्रदर्शन दिन ब दिन और भी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की आग में जल रहा है। हर बीतते दिन प्रदर्शन ज्यादा हिंसक होता नजर आ रहा है। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन में अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। दरअसल पुलिस ने ईरानी महिला महजा अमीनी को हिजाब न पहनने के चलते सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद महजा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि महजा की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि अमीनी के परिवार का कहना है कि महजा बिल्कुल ठीक थी और पुलिस हिरासत में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से महजा अमीनी की मौत हुई है।
महजा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में उबाल देखने को मिल रहा है। महजा की मौत के बाद सबसे पहले कुर्दिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर देखते देखते पूरे ईरान में हिंसा की आग भड़कने लगी। महजा अमीनी की मौत के खिलाफ महिलाएं हिजाब जुलाकर और अपने बाल काटकर विरोध जता रही हैं। ईरान में सुरक्षा बल लगातार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है, जिसमें से अकेले अमोल शहर में 10 लोगों की मौत हुई है। ईरान में व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब बैन कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं। साथ ही खुफिया मंत्रालय ने चेतावनी भी दी है कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेना अवैध है। जो विरोध प्रदर्शन में भाग लेगा उस पर केस चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ईरान के 50 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। गुरुवार को 2 थानों और कई गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया था। वहीं सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए रिहायशी बिल्डिंगों में छापेमारी करते हुए नजर आए। वहीं अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर सख्त रुख अपनाया है और अपने देश में ईरानी खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय, सुरक्षा बलों और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अफसरों की संपत्तियों और बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। ईरान में 2019 के बाद ये सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन बताए जा रहे हैं। उस वक्त जनता ईंधन की कीमतों को लेकर सड़कों पर उतरी थी, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में महिलाएं शरिया कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएं न सिर्फ विरोध में हिजाब जला रही हैं, बल्कि अपने बाल भी काटकर विरोध जता रही हैं। तो प्रदर्शन की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से हिंसा, हंगामा और बवाल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों की मौत हो रही है। आखिर सरकार क्यों इस प्रदर्शन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, बड़ा सवाल यह बनता है। और हिजाब के खिलाफ जिस तरह से लोगों के मन में अब जहर पनपता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं सरकार को बड़े स्तर पर कुछ बड़े और सख्त कदम उठाने की जरूरत कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो सब नाकाफी होता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच अब ईरान में हिजाब के विरोध में एक नया मोड़ भी सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इन दिनों अमेरिका में हैं। यहां उनका एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल की चीफ एंकर क्रिस्टीन एमनपोर के साथ इंटरव्यू होना तय हुआ था। उनका इंटरव्यू एक महिला एंकर को लेना था, लेकिन एंकर ने उनके सामने हिजाब पहनने से मना कर दिया और यह इंटरव्यू नहीं हो सका। अब इस बारे में एंकर क्रिस्टीन एमनपोर ने एक के बाद एक ट्वीट कर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जमीन पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का यह पहला इंटरव्यू होता। वे अभी यूनाइटेड नेशंस की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क की यात्रा पर हैं। हफ्तों की मेहनत और 8 घंटे ट्रांसलेशन डिवाइस के साथ माथापच्ची करने के बाद हम तैयार थे, लेकिन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के आने का कोई संकेत नहीं मिला। इस बीच उनका एक सहयोगी आया जिसने कहा कि उन्हें हिजाब पहनना होगा क्योंकि ये मुहर्रम का पवित्र महीना चल रहा है। उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हम न्यूयॉर्क में हैं और अमेरिका में हिजाब पहनने की कोई परंपरा या कानून नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति के सहयोगी से कहा कि पूर्व में किसी अन्य ईरानी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं कहा है। जब भी उन्होंने उनका इंटरव्यू किया है तब उनके सहयोगी ने साफ कर दिया कि यह इंटरव्यू नहीं होगा। उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और आखिरकार यह इंटरव्यू नहीं हुआ। ईरान में प्रदर्शन जारी है, लोगों की मौत हो रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि यह प्रदर्शन खत्म कब होगा। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हिजाब उठाकर फेंका जा रहा है, हिजाब को जलाया जा रहा है, महिलाओं पर पाबंदी की तरह इसे देखा जा रहा है। और यहां पर आपको ईरान के कानून को समझना भी बेहद जरूरी है आपके लिए। दरअसल ईरान एक इस्लामिक देश है जो शरिया कानून पर चलता है। ईरान में 7 साल से ज्यादा की किसी भी लड़की को अपने बालों को कवर करने के बाद ही बाहर निकलने की अनुमति है। साथ ही इसी उम्र के बाद से लड़कियां लंबे और ढीले कपड़े पहनने के लिए उनको कहा जाता है। बीते 5 जुलाई को भी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हिजाब कानून लागू किया था, जो एक तरह की नई पाबंदी महिला और लड़कियों पर ईरान में लगाई गई है। अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। नियम तोड़ने वाले पर कई बार जुर्माना तो कई बार गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। तो अब जिस तरह से आवाज ईरान के लोग उठा रहे हैं, क्या जनता के सामने ईरान की सरकार झुकेगी? यह सबसे बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। और क्या जो शरिया कानून ईरान में चल रहा है, क्या उससे लोगों को निजात मिलेगी? यह भी बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महिलाएं इसे अब अपने अधिकारों पर पाबंदी की तरह से देख रही हैं। और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, ईरान के लिहाज से कहें तो ईरान में ईरान की कानून की धज्जियां जरूर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। शरिया कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ती हुई नजर आ रही हैं। 40 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन क्या यह प्रदर्शन बदलाव लेकर के आएगा? यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अभी भी
बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यह बड़ा बदलाव होता है तो यह प्रदर्शन कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज जरूर होगा। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।